हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के बारे में, प्रस्तावना को अपन पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और उसमें वो अपन एक-एक शब्द, एक-एक बिंदु पर चर्चा कर रहे थे। और कल अपने चर्चा की थी समाजवाद और पंथ निरपेक्षता के बारे में। उससे पहले अपने संप्रभुता के बारे में भी देख लिया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यहाँ तक अपने चर्चा कर ली है कल और परसों वाली क्लास में। आज अपन है वो इसी श्रेणी में आगे शुरू करते हैं क्लास को, और एक प्यार से मोटिवेशन कोट के साथ क्लास को शुरू करते हैं। और आप भी है वो अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करें सभी के, ताकि सभी के काम आए ये क्लास। सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद हो सकता है कि आपके पास इसे खोजने का साहस हो और इस पर जाने का साहस हो और इसका अनुसरण करने की दृढ़ता हो। यानी कि जो आपने सपने देखे हैं, उस सपनों से सफलता तक जाने का रास्ता आपके पास हो सकता है कि आपके पास इसे खोजने, उस रास्ते को खोजने का आपके पास साहस होना चाहिए और इस पर जाने का साहस हो और इसका अनुसरण करने की दृढ़ता हो। इस रास्ते पर चलने का साहस हो और इस पर है वो अनुसरण करने की दृढ़ता हो। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और जो अपन ने कल देखा था थोड़ा उसका है वो थोड़ा ब्रीफ में रिवाइज भी कर लेते हैं। कल अपने देखा था एक तो समाजवाद के बारे में, समाजवाद और संप्रभुता के बारे में अपने उस पिछली वाली क्लास में देख लिया। प्रभुत्व का मतलब वो होता है जो देश है वो अपने निर्णय स्वयं लेता है और किसी बाहरी शक्ति या सत्ता के अधीन नहीं होता है। अपना भारत है वो पहले ब्रिटेन की कॉलोनी जरूर था, ब्रिटेन की उपनिवेश था, लेकिन अब वो आगे से किसी की कॉलोनी या उपनिवेश नहीं होगा। वो पूरी तरह से संप्रभु राष्ट्र है। और उसके बाद समाजवाद वे विचारधारा होती है, अपने देखा कि समाजवाद वे विचारधारा होती है जिसमें है वो समाज के वंचित एवं कमज़ोर लोगों के हितों को संरक्षण करने की बात की गई हो या हितों को संरक्षण करने का प्रावधान किया गया हो संविधान में। कमज़ोर एवं वंचित वर्गों के हितों की संरक्षण करने की बात जो जिस विचारधारा में हो, उस विचारधारा को अपन समाजवादी विचारधारा कहते हैं। और भारत एक समाजवादी देश है या समाजवादी राज्य है। उसके बाद में अपन देखा कि पंथ निरपेक्षता और इस समाजवादी ये है वो राष्ट्रवाद को मानते हैं। और अपने देखा था साम्यवाद और समाजवाद में जो फ़र्क होता है डिफरेंट, वो भी अपने देख लिया कि साम्यवाद में वे होते हैं जहाँ पर निजी संपत्ति को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी जाती है, इसमें वो निजी संपत्ति को मान्यता दी जाती है। और संसाधनों का है वो अहितकारी संकेंद्रण न हो और गरीब एवं कमज़ोर वर्गों के हितों को विशेष प्रोटेक्शन की बात करता है, जबकि उसमें वो संसाधनों का निजी संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। और संसाधनों का है वो आवश्यकता के अनुसार वितरण, आवश्यकता सभी की समान होती है तो समान वितरण होता है साम्यवाद में, जबकि समाजवाद में है वो इसका उल्टा था, यानी कि योग्यता के आधार पर वो संसाधनों का वितरण किया जाता था, न्यायपूर्ण संसाधनों का वितरण। तो ये बेसिक अपने वो डिफरेंट देखे थे समाजवाद और साम्यवाद में। तो भारत एक समाजवादी राष्ट्र है जिसमें वो वंचित वर्गों के हितों के प्रोटेक्शन हेतु विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके बाद में अपने देखा था कि पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता के बारे में इस बिंदु पर अपने चर्चा की थी कि भारत और वेस्टर्न जगत के जो पंथ निरपेक्षता उसमें क्या फ़र्क है। भारत में है वो उससे वो पंथ निरपेक्षता जो पाश्चात्य संस्कृति या यूरोपियन जो सेकुलरिज्म है उनसे वो अपना भारतीय पंथ निरपेक्षता वो किस प्रकार से अलग है, क्या क्या उसमें अलगता है या भिन्नता है, उसके बारे में देखा था कि जो यूरोपियन कंट्रीज है या यूरोपियन जो समाज है उसमें तो पंथ निरपेक्षता का आने का मुख्य जो कारण था क्योंकि उस समय है वो यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार, और प्रबोधन का युग यहाँ दौर चल रहा था, यानी उस समय है वो उनकी राजनीति में जो धर्म है, यूरोप की जो राजनीति उसमें धर्म का हस्तक्षेप अधिक बढ़ गया था, चर्च का हस्तक्षेप अधिक बढ़ गया था और अतार्किकता उत्पन्न होने लगी थी। सामाजिक कुरीतियाँ, आडंबर और जो
आडंबर और जो सामाजिक कुरीतियाँ कुप्रथा होती वो उत्पन्न होने लगी थी। तो इस कारण है वो वहाँ पर पुनर्जागरण, धर्म सुधार और प्रबोधन का एक दौर चला और उसके बाद है ये परिणाम आया कि जो वहाँ की पंथ निरपेक्षता है, यहाँ वहाँ पर है वो यूरोप में इनका परिणाम था कि धर्म को है वो राज्य से पूर्णतः पृथक रखा गया है। इन्हीं का परिणाम था पुनर्जागरण, धर्म सुधार और प्रबोधन। इनका परिणाम था कि वो धर्म है वो राज्य से पूरी तरह से अलग है और राज्य नीति निर्माण में है वो धर्म की जो धार्मिक बुक होती है, जैसे वहाँ पर बाइबिल बुक होती है, धार्मिक बुक, तो उनमें क्या लिखा हुआ है उसके आधार पर राज्य नीति निर्माण नहीं करेगा, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद। आपने देखा था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर और मानववाद इनको अब ध्यान में रखकर वो राज्य नीति निर्माण करेगा, पॉलिसी मेकिंग करेगा। और इनमें वो पहले यूरोपियन जो लोग होते हैं वो पहले ऐसा मानते थे कि जो बुक में लिखा हुआ है, जो धार्मिक बुक है वो ही है वो सही है, और ईश्वर को राजी करने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे वो करते थे। पहले ये पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और प्रबोधन के युग से पहले है वो आस्था वो बहुत होती थी, और जो ईश्वर को राजी करने के लिए वो सब कुछ कर देते थे, मतलब जितना वो इनके लिए कर सकते थे, धार्मिक का त्यौहार आयोजन सब वो करते थे। लेकिन इनके बाद है वो सामने आया कि ईश्वर को ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत नहीं है। इस लोक में जो मानव समाज है इसको है वो किस प्रकार इनके है वो जीवन में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है, इनके जीवन को कैसे सफल बनाया जा सकता है, सुख सुविधापूर्ण जीवन इसका जो मानव जीवन है वर्तमान में उनको है वो किस प्रकार से है वो प्रफुल्लित किया जाता है, और उनका जीवन में समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, इनका है वो समाधान ढूंढो, न कि है वो ईश्वर को राजी करने, या ईश्वर है वो आत्मनिर्भर है वो खुद है वो खुश रह सकता है, उनको ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो मानववाद है या उसमें जो मानव की जो समस्या है, लोगों की जो समस्या है उनका समाधान ढूंढे, और उनको है वो उनके जीवन को किस प्रकार से है वो सुविधापूर्ण या और प्रफुल्लित आनंदित बनाए। तो ये विचारधारा मानववाद, इनके बाद है वो मानववाद उभर कर आया। और पहले वो धर्म का है वो अंधविश्वास होते थे, धार्मिक में जहाँ पर धर्म है वो जहाँ पर भी होता उसमें आस्था का विषय होता है, और आस्था में वो तार्किकता नहीं होती है, प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होते आस्था में। आज भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ऐसे कई हैं, बहुत तो नहीं लेकिन कई सारे जो बाबे होते हैं वो अनैतिक बाबे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके वो हजारों फॉलोवर्स होते हैं। क्योंकि वो उन पर आस्था रखते हैं, और जहाँ पर आस्था होती है वहाँ पर वो उन पर वो प्रश्न खड़ा नहीं करते, वहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्क के साथ है वो उन पर है वो प्रश्न खड़ा नहीं करते, और उन पर है वो तार्किकता से विचार भी नहीं करते। अंधभक्त यानी कि वो है वो आस्था होती है, जहाँ पर आस्था होती है वहाँ पर है वो प्रश्न या तर्क का महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए वहाँ पर है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किकता और मानववाद है उभर कर आया इनके बाद। और लोगों ने फिर है वो राज्य ने माना कि जो राज्य नीति निर्माण करेगा वो धर्म में जो धार्मिक बुक में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है उन पर नहीं सोचेगा, बल्कि तार्किकता से सोचेगा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखकर है वो मानववाद हेतु विधि निर्माण करेगा, न कि जो धार्मिकता के आधार पर। तो यूरोप में है वो धर्म को पूरी तरह से वो राज्य से अलग रखा गया है, जबकि भारत में है वो इसका जस्ट उल्टा है, धर्म राज्य से पूरी तरह से अलग नहीं है। तो यूरोप की परिभाषा है वो पंथ निरपेक्षता की अलग है, जबकि भारत की पंथ निरपेक्षता की परिभाषा अलग है। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और धर्म के साथ है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए धार्मिक रूप से, और धार्मिक स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है, और सभी को राज्य किसी प्रकार का धार्मिक कर भी नहीं लगा सकता, और सभी को है वो सभी धर्मों को समान महत्व प्राप्त हो, इसलिए वो राज्य को धर्म से वो पूरी तरह से अलग नहीं रखा गया भारत में, बल्कि है वो राज्य धार्मिक जो अनुष्ठान करवाता है, धार्मिक सब्सिडी देता है, और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है। इसलिए वो भारत का जो सेकुलरिज्म है वो यूरोप के सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर है वो धार्मिकता को मान्यता देते हैं। तो ये अपने देखा था पंथ निरपेक्षता के बारे में। अब अपन देखते हैं आगे, जो कल अपन ने देखा था लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता के बारे में लोकतंत्र देखा था, लोकतंत्र के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार का है? लोकतंत्र अपने देखा था कि 2 प्रकार का है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दो प्रकार का लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपने देखा था कि जहाँ पर है वो शासन में वो जनता की है वो प्रत्यक्ष भागीदारी हो, जो विधायिका और कार्यपालिका के संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उसमें वो जनता की प्रत्यक्ष भूमिका हो, प्रत्यक्ष भागीदारी हो, तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और अप्रत्यक्ष है वो जनता की जो भागीदारी होती है विधायिका या कार्यपालिका के जो निर्णय उनसे संबंधित, उसमें है वो इसमें वो प्रत्यक्ष भागीदारी न होकर जो जनता के द्वारा निर्वाचित जो मेंबर्स होते हैं वो है वो विधि निर्माण करते हैं। तो जनता की भागीदारी इसमें अप्रत्यक्ष होती है, जबकि इसमें वो प्रत्यक्ष होती है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी अपन ने देखा था कि कितने प्रकार का है, तो 4 प्रकार का। पहले अपने देखा था रेफरेंडम। और रेफरेंडम माने कि जनता द्वारा ली गई राय, जनता से ली गई राय, जनता से ली गई राय को है वो लागू करना वैधानिक रूप से बाध्यकारी हो, यानी कि किसी भी विषय पर या किसी मामले पर जनता से राय ली जाती है सरकार के द्वारा और उनको है वो लागू करना बाध्यकारी हो, तो उसे रेफरेंडम कहते हैं। और ये है वो प्राय जो विदेशी मामले होते हैं उसमें वो ये ऐसी राय ली जाती है, विदेशी मामले। और उसके बाद में प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह। प्लेबिसाइट में है वो जनता से ली गई राय उनको है वो लागू करना वैधानिक रूप से बाध्यकारी न हो, तो उसे प्लेबिसाइट कहते हैं। और यह है वो घरेलू जो भी नीति निर्माण होता है उसमें ऐसी राय ली जाती है, ये घरेलू मामलों में ली जाती है। और तीसरा है राइट टू रिकॉल। अपन ने देखा था कल राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो एमएलए एमपी होते हैं उनको अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले वो वापस बुला सकती है, अर्थात उनको पद से हटा सकती है। तो ये है वो प्राय छोटे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो अपने भारत में है, क्योंकि जो छोटे देश होते हैं उसमें वो ये सुविधा ठीक रहती है। जैसे राइट टू रिकॉल है तो वहाँ पर है वो लोग जो अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं अपने जिता के भेजते हैं उनको है वो समय से पहले वापस भी बुला सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये प्राय वो छोटे देशों में संभव होता है। और चौथा आप देखें तो इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, प्रतिनिधि को वापस बुलाना। यहाँ पर है प्रतिनिधि को वापस बुलाना अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले। और इनिशिएटिव का पहल यानी कि किसी प्रस्ताव या किसी विषय पर कानून बनाने से है वो जनता पहल करती है और निश्चित किसी प्रस्ताव पर है वो जनता निश्चित संख्या में हस्ताक्षर कर देती है, तो फिर उस प्रस्ताव को है वो उसकी विधायिका में है वो पेश करना है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है या फिर बाध्यकारी होता है। तो उस ये प्रोविजंस है वो स्विट्जरलैंड में है। ये अपन ने देख लेते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 रूप है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी ऐसे बहुत रूप है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जैसे संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ पर है, तो भारत और ब्रिटेन में अपन ने देखा था, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। और उसी के साथ है वो संसदीय और अध्यक्षात्मक अपने शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक ये वो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी प्रेजेंडिशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसी के साथ दोहरी कार्यपालिका कहाँ पर है, तो दोहरी कार्यपालिका वो फ्रांस में है। फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास बराबर शक्तियाँ होती है, इसलिए वहाँ पर है वो दोहरी कार्यपालिका है और दोनों के पास है वो बराबर शक्तियाँ होती है। और इसी के साथ देखें तो बहुल कार्यपालिका अपन ने देखी थी। बहुल कार्यपालिका यानी कि बहुल कार्यपालिका जिसमें वो जैसे कि ये प्रोविजन है, यहाँ प्राविधान है स्विट्जरलैंड में है। वहाँ पर है वो इनकी कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं और 7 के पास बराबर शक्तियाँ होती है। उनमें से एक को प्रमुख बनाया जाता है, लेकिन शक्तियाँ सभी के पास है वो समान होती है और वो चक्रीय आधार पर है वो प्रमुख है वो बनते रहते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार थे। और इसमें वो एक और प्रकार है, एक दूसरे रूप में वो प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि एक तो होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक ये भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही है वो प्रकार है। एकात्मक शासन व्यवस्था वो कहाँ पर है, तो ब्रिटेन में। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, जिसमें वो केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, राज्य से केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, वहाँ पर है वो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। जैसे ब्रिटेन में है वो
राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में, जिसमें केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ होती है और केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। जबकि दूसरी ओर होती है परिसंघी, वो अपन ने देखा था कल, जैसे कि परिसंघी शासन व्यवस्था, ये कहाँ पर है, तो ये अमेरिका में है। और परिसंघीय शासन व्यवस्था में वो राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं, ज़्यादा शक्तियाँ वो राज्य के पास होती है, रेजिड्यूरी पावर, अपशिष्ट शक्तियाँ सब वो राज्य के पास होती है, और राज्य केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है, और राज्य शक्तियाँ केंद्र को देता है परिसंघीय शासन व्यवस्था में। और एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ होती है और वो केंद्र थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ राज्यों को देता है। तो ये थे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों लोकतंत्र के प्रकार। और लोकतंत्र की जो परिभाषा वो भी अपन ने देखी थी कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, वो अब्राहम लिंकन ने दी थी जो डेफिनेशन। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि गणराज्य किसे कहते हैं, तो गणराज्य अपने वो फ्रांस से लिया गया प्रोविजन है, फ्रांस से। गणराज्य ने कि किसी राष्ट्र का जो प्रधान राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत न हो तो उसे गणराज्य कहते हैं। वंशानुगत, हेरिडिटी, वंशानुगत न हो तो वो राष्ट्र है वो गणराज्य कहलाता है। और शासन में जनता की भागीदारी हो तो है वो जनता की भागीदारी शासन में, तो वो लोकतंत्र कहलाता है। फिर अपन ने देखा था कि भारत और अमेरिका, फ्रांस, ये है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये वो लोकतंत्र भी है और यहाँ पर शासन में जनता की भागीदारी भी है, और यहाँ के जो प्रधान राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो वंशानुगत नहीं बनते, इसलिए गणराज्य भी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसी के साथ अपने बात की थी ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन भी है वो, वहाँ का जो क्राउन है, राष्ट्राध्यक्ष, वही वंशानुगत बनता है, इसलिए ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है, गणराज्य नहीं है। और इसके विपरीत हमने देखा था चीन, तो चीन में है वो गणराज्य है, क्योंकि वहाँ का जो अध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष, वो है वो वंशानुगत नहीं बनता है, वो वहाँ की जो पार्टी है कम्युनिस्ट, उन्हीं में सदस्यों में बनते हैं, तो वहाँ पर है वो गणराज्य है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। गणराज्य, चीन एक गणराज्य तो है लेकिन लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि शासन में वो जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो नहीं होती, इसलिए वो चीन एक गणराज्य है लेकिन लोकतंत्र नहीं। तो इन बिंदु के बारे में अपन ने कल चर्चा की थी, आज थोड़ी और चर्चा की है कि आपको है वो किसी तरह का है वो कंफ्यूज न रहे, और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है प्रस्तावना में वो आपको है वो समझ में आए। तो ये थे प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदु। अब अपन देखते हैं कि जो आगे जो चर्चा का बिंदु रहेगा वो अपना है वो न्याय। न्याय कितने प्रकार का है वो अपने प्रस्तावना में दे रखा है। अब प्रस्तावना में न्याय है वो 3 तरह का दे रखा है। कितने तरह का? 3 तरह का न्याय। पहला तो है सामाजिक न्याय, और दूसरा आर्थिक न्याय होना चाहिए, और तीसरा है वो राजनीतिक न्याय। पहले सामाजिक न्याय होना चाहिए, फिर आर्थिक, और तीसरा है वो राजनीतिक न्याय। ये 3 न्याय दे रखे हैं। अब मैं वो एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो पहले देखते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के बारे में देखते हैं कि सामाजिक न्याय किसे कहेंगे। सामाजिक न्याय यानी कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का प्रोविजन है वो है कि लोग है वो समाज में रहते हैं और समाज में उनको अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। अधिकार भले ही बाद में मिलेंगे चलेगा, लेकिन उनको एक समाज में एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। तो सामाजिक न्याय में है वो समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अभी लिख रहा हूँ उनके आधार पर है वो समाज में बिल्कुल भी भेदभाव ना हो, तो फिर वो अपन कहेंगे कि वहाँ पर है वो सामाजिक, लोगों में सामाजिक न्याय है। समाज में निम्न आधारों पर भेदभाव ना हो बिल्कुल,
भेदभाव न हो। जैसे वो अपन देखते हैं कि किन किन बिंदु पर देखते हैं, तो धर्म के आधार पर वो समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म के साथ और भी देखें तो धर्म, मूल, वंश, इन आधार पर बिल्कुल भेदभाव वो समाज में नहीं होना चाहिए। धर्म, मूल, वंश, जाति जो कभी नहीं जाती, लिंग, जन्म स्थान, रंग, उम्र, और इसी के साथ जो लैंगिक समानता होनी चाहिए, जैसे कि जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, ट्रांसजेंडर है ये वो, उस आधार पर वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समाज में वो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग और उम्र, इनके आधार पर वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाषा, इसके साथ भाषा आधार पर भी वो भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इनकी ये भाषा है, हमारी ये भाषा है, इस पर है वो समाज में बिल्कुल भेदभाव न हो, तो वहाँ पर कहेंगे कि सामाजिक न्याय मिल रहा है। इसी के साथ है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति समाज में रहता है और समाज भी उसको उसका व्यक्तित्व के विकास के लिए उसको स्वस्थ एवं स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध हो। व्यक्तित्व के विकास के लिए या व्यक्ति के विकास के लिए स्वस्थ एवं स्वच्छ एवं स्वतंत्र, स्वस्थ एवं स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध हो। किसी प्रकार का भेदभाव न हो और व्यक्ति को विकास के लिए स्वस्थ एवं स्वतंत्र वातावरण का उपलब्ध हो, ताकि वो अपना बेहतर तरीके से व्यक्तित्व का विकास कर सके। लेकिन संविधान में प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई, बहुत स्वतंत्रता दी गई व्यक्ति को, लेकिन भारत में है वो इतनी व्यक्ति के पास इतनी है वो स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति है वो परिवार, समाज, जिनसे वो बंधा डरा सहमा सा रहता है, इतना वो स्वतंत्र नहीं। लेकिन प्रस्तावना है वो व्यक्ति को फुली स्वतंत्रता की बात की गई है कि वो व्यक्तित्व के विकास के लिए उनको स्वस्थ एवं स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध हो। तो 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब ने वो सामाजिक न्याय देख लिया, अब अपन देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय कब होगा, यानी कि इसमें वो क्या होता है कि संसाधनों का जो वितरण है वो योग्यता के आधार पर हो, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, तब अपन कहेंगे कि आर्थिक न्याय है। संसाधनों का जो वितरण है वो योग्यता के आधार पर हो, और इसी के साथ है वो समाज के जो वंचित और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको है वो उनके जो संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, तो अपन कहेंगे आर्थिक न्याय है। और इसी के साथ जो मजदूर होते हैं जो, या फिर जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, उनकी जो न्यूनतम मजदूरी दरें तय हो, सभी को रोजगार मिले, तो अपन देखते हैं कि संसाधनों का योग्यता के आधार पर वितरण। आर्थिक न्याय में क्या होता है, संसाधनों का योग्यता के आधार पर वितरण, तथा इसी के साथ है वो जो वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्राविधान। वंचित व कमजोर जो होते हैं समाज के लोग, उसके लिए उनके लिए जो विशेष प्रावधान किए जाना चाहिए, विशेष जो योजना वो होनी चाहिए, विशेष प्रावधान, तो है वो आर्थिक न्याय मिलेगा। जैसे कि उनके जी लोग उन जो वंचित कमजोर लोग हैं उनके लिए वो विशेष प्रावधान हो, साथ ही वो सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, सभी को रोजगार मिले, बेरोजगारी ना हो, गरीबी ना हो, तब अपन कहेंगे कि आर्थिक न्याय है। और सभी को रोजगार मिले, साथ ही है वो मजदूरी की जो न्यूनतम दर है वो तय हो, मजदूरी की न्यूनतम दरें तय हो, मिनिमम रेट दरें तय होनी चाहिए। इसी के साथ है वो आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए। पहले होते थे बदुआ मजदूर होते थे कि ये ले एडवांस पैसे, कल तू मेरे घर पर काम करने आएगा या मेरे फर्म में काम करने आएगा, एडवांस में पैसे देते थे और फिर उनको वो बंधुआ बंधा लेते थे। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, बदुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आर्थिक शोषण न हो, आर्थिक रूप से शोषण नहीं होना चाहिए किसी का। आर्थिक शोषण, समाज में आर्थिक शोषण न हो, यानी कि पहले जो कमजोर और वंचित वर्ग जो किसी से ऋण लेते थे, साहूकार,
तो फिर वो उनको है वो चुका तो नहीं पाते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो फिर वो कहते थे कि ये जो लो ये मेरा जो लड़का है ये आपके यहाँ पर काम करेगा और जब तक पैसे पूरे ना हो तब तक इनसे वो काम करवाना। तो इससे वो आर्थिक शोषण होता था। तो ये इस प्रकार का है वो शोषण नहीं होना चाहिए कि वो गरीब हो या जो मजदूर होते हैं उनका वो आर्थिक शोषण ना हो, तथा इसी के साथ है वो जो जिनकी बुनियादी आवश्यकता होती है वो पूरी हो, बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो। तो ये आर्थिक न्याय में आर्थिक न्याय संसाधनों का योग्यता के आधार पर वितरण, साथ ही वो वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हो और उसी के साथ सभी को रोजगार मिले, बेरोजगारी न हो, समाज में गरीबी न हो और न्यूनतम मजदूरी दर तय हो, विधवा मजदूरी ऐसे वो प्रथाएं न हो। इसी के साथ है वो आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए और बुनियादी आवश्यकता होती है जिन व्यक्तियों की, जैसे कि तन ढकने के लिए कपड़े, भोजन के लिए भोजन, रोटी और सिर छुपाने के लिए मकान। तो ये वो बुनियादी ज़रूरत होती है, ये सभी को प्रोवाइड हो, सभी को मिले, तो अब अपन कहें कि आर्थिक न्याय मिल रहा है। इसी के साथ देखें तीसरा बिंदु है वो राजनीतिक न्याय की बात की गई है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय में क्या होता है कि राजनीतिक न्याय है वो लोगों को है वो मतदान करने का अधिकार हो। राजनीतिक में न्याय वो सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार हो तथा साथ ही चुनाव लड़ने का भी उसको है वो अधिकार होना चाहिए। मतदान एवं चुनाव लड़ने का अधिकार सभी नागरिकों को मतदान व चुनाव लड़ने का अधिकार हो। इसी के साथ है वो चुनाव में धन बल एवं बाहुबल का प्रयोग न किया चाहिए। यहाँ फिर कहें तो चुनाव है वो चुनाव विकास के मुद्दों पर हो, चुनाव विकास के मुद्दों पर हो। चुनाव विकास के मुद्दों पर होना चाहिए और चुनाव जो प्रणाली होती है वो निष्पक्ष एवं पारदर्शी होनी चाहिए। चुनाव प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी होनी चाहिए। निष्पक्षता होनी चाहिए चुनाव में, चुनाव प्रणाली में, और पारदर्शी। इसी के साथ है वो चुनाव में धन बल एवं बाहुबल का प्रयोग न किया जाना चाहिए। अपन राजनीतिक न्याय किसे कहेंगे उसको देख रहे हैं। चुनाव में धन बल व बाहुबल का प्रयोग न हो, किसी को जबरदस्ती या वो वोटर को अपने कब्जे में नहीं ले सकते, बाहुबल का प्रयोग न हो, तथा चुनाव में है वो जाति के आधार पर जाति धर्म या सांप्रदायिकता इसके आधार पर चुनाव न होना चाहिए। चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर हो, जिसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद या फिर अपन कहें तो सांप्रदायिकता, इनका प्रयोग न होना चाहिए, बल्कि चुनाव है वो इनका प्रयोग न होकर बल्कि चुनाव है विकास के मुद्दों पर ग्राउंड लेवल पर चुनाव प्रणाली संपन्न होनी चाहिए और चुनाव संपन्न होना चाहिए। तो अपन उसको कहेंगे राजनीतिक न्याय। और उसके बाद में क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है। न्याय के बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उसके बाद में वो स्वतंत्रता दे रखी है। कितने तरह की स्वतंत्रता है? 5 तरह की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितने तरह की है? 5 तरह की। पहली विचार, व्यक्ति जैसा सोचे ऐसा वो सोच सकता है, विचार। दूसरा अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, यानी कि वो अपने विचारों को है वो एक्सप्रेस कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। ये इनको स्वतंत्रता दी गई है अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और ये अपन आर्टिकल में भी पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता है इनको। मूल अधिकार भी है स्वतंत्रता का अधिकार। विचार, अभिव्यक्ति, फिर विश्वास। विश्वास जो किसी भी कम्युनिज्म में विश्वास करें या फिर कैपिटलिज्म पूंजीवाद में कोई भी विश्वास करे तो वो कर सकता है, उनको स्वतंत्रता है। या फिर कोई अलग विचारधारा रखता है तो वो भी रख सकता है। वो किसी अलग है वो, जैसे कोई पूंजीवाद में विश्वास करता है, कोई कम्युनिज्म या कम्युनिज्म या साम्यवाद में विश्वास करता है, तो वो उनको इस स्वतंत्रता है कि वो जिसमें भी विश्वास करना चाहे वो कर सकते हैं। फिर है वो धर्म।
विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, यानी कि वो किसी भी धर्म में वो वहाँ धार्मिक में रह सकता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, धर्म की उनको है वो स्वतंत्रता है वो। और उपासना, वर्शिप, यानी कि वो वो पूजा किसी प्रकार कर सकता है, मंदिर में घंटी बजा सकता है, या उनको है वो मस्जिद में रोजे पढ़ने तो वो कर सकता है। तो ये उपासना की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता 5 तरह की: विचार जैसा सोच सकता है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये है वो अपने प्रस्ताव में 5 तरह की स्वतंत्रता दे रखी है। इसके बाद में अपन देखते हैं बंधुता, जो समता है वो। समता कितने तरह की है? 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर। 2 तरह की है वो समता देगी। अवसर यानी कि प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस, जो समाज में लोग रहते हैं उनको उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, एक प्रतिष्ठा रूप में उनका जीवन हो, प्रतिष्ठित जीवन हो। जाति ऊंच नीच, जाति भेदभाव ये बिल्कुल भी है वो हमारा संविधान उनको है वो अनुमति नहीं देता है। किसी आधार पर है वो भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक प्रतिष्ठित जीवन होना चाहिए। तो वो प्रतिष्ठा की समता है, सब समान है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो ना हो। और दूसरा है अवसर। अवसर यानी कि जो लोक नियोजन या लोक नियोजन में समान अवसर, जो गवर्नमेंट सर्विस होती है, सरकारी सेवा या फिर जो भी योजना चलाई जाती है तो उसमें वो सभी को समान अवसर मिले, अवसर की समता हो। तो ये 2 तरह की समता दे रखी है। उसके बाद में देखें तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये मुख्य बिंदु, इन पर अपन देख लेते हैं। गरिमा यानी कि व्यक्ति का जो लाइफ है, व्यक्ति को वो एक डिग्निटी पूर्ण गरिमामय जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि वो जो सांस ले रहा है इसका मतलब वो जीवन जी रहा है, ये नहीं, बल्कि जीवन है वो एक गरिमामय हो, गरिमापूर्ण हो, डिग्निटी पूर्ण लाइफ हो। और एकता, राष्ट्र की एकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, और सभी अपने जो नागरिक है वो बंधुता के साथ जुड़े हुए, भाईचारे के साथ जुड़े हुए। बंधुता, अखंडता राष्ट्र की होनी चाहिए और एकता होनी चाहिए। फिर है वो बंधुता को सुनिश्चित करने वाली संविधान सभा, फिर जो कब है वो संविधान को है वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो वो है वो हिंदी मास में अपन देखें पहले तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी। ये विक्रमी कैलेंडर जो चंद्रमा पर आधारित होता है, जिसमें वो महीने चंद्रमा के आधार पर बनते हैं पहले, तो है वो 2006 विक्रमी संवत। और अपन देखें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, यहाँ जो इंग्लिश महीने होते हैं अंग्रेजी में, उनके अनुसार देखें तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इन 3 वर्डों का ध्यान रखना, आत्मार्पित किया गया संविधान को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006, ये दिनांक आपको याद होनी चाहिए। और अंगीकृत का मतलब होता है हम स्वीकार करते हैं, और अधिनियमित का मतलब नियमन में लाना। अब ये संविधान है वो नियम में आएगा, नियम में लाना। और आत्मार्पित हम यानी कि दिल से स्वीकार करते हैं, दिल से स्वीकार यानी कि हम भारत के लोग संविधान को दिल से स्वीकार करते हैं। तो ये थी संविधान की प्रस्तावना। इसके बारे में अपने एक एक बिंदु पर चर्चा की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और सारे जो बिंदु है उनको है वो उस प्रस्तावना को आपको जो समझ में आ गई होगी। तो अब अपन अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।